हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब इस चैप्टर में आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, है ना, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि आप लोग क्रम से देखें। जैसे आज ये पहला लेक्चर है, कुछ बच्चे आएंगे 10 मिनट तक देखेंगे, 5 मिनट तक देखेंगे, स्किप कर देंगे, फिर अगला लेक्चर देखेंगे, उनको समझ भी नहीं आता है। तो पूरा लेक्चर देखा करिए। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया उसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और आसानी से आप पढ़ सको। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, संक्रमण तत्वों के बारे में। पूरा आपका रूपरेखा रहेगा, इन्हीं बेसिक चीजें हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या, इस चैप्टर में पहला जो आपका है वो है आपका संक्रमण तत्व। क्या? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ये आपका पहला खंड है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा खंड है बच्चों इस चैप्टर का आंतर संक्रमण तत्व। क्या? आंतर संक्रमण तत्व। आंतर संक्रमण तत्व का मतलब है, आंतर संक्रमण तत्व का मतलब है एफ ब्लॉक के तत्व। क्या? एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। बाकी आज पूरा क्लास एकदम समझाने वाला रहेगा। जो बच्चे नोट्स लिए हैं नोट्स से अपना नोट बनाते चलेंगे, यहां पर भी बना सकते हो, लेकिन आज थ्योरी पोर्शन ज्यादा है तो मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, आपको बस समझना है और नोट्स से नोट कर लेना है ना। जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है, जिनको लेना है तो कांटेक्ट कर लेना, है ना। 969685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जिनको भी नोट्स लेना है व्हाट्सअप कर सकता है बच्चा, ठीक है। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। चलिए, तो ये संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करेंगे और आंतर संक्रमण तत्व यानी एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में इस चैप्टर पे कहानी चलेगी। ये जो संक्रमण तत्व है ना बच्चों, इसे क्यों कहा जाता है, तो इसका एक परिभाषा है कि यदि मान लीजिए हम संक्रमण तत्व क्यों बात करेंगे, तो यदि एक अपने भाषा में बात करूं, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये दो को कैसे जोड़ने का काम करता है, चलिए पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। यहां पर आप देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां पे नजर आ रहे हैं, तो ये आपका एस ब्लॉक है प्यारे बच्चों, ये एस ब्लॉक है और ये आपका पी ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। देख सकते हैं ये पहला श्रेणी, ये दूसरा श्रेणी, ये तीसरा श्रेणी और चौथा श्रेणी। मतलब यहां पे 4 श्रेणी है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीचों बीच स्थित है और दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा कि भाई ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-d उपकोष में प्रवेश करते हैं। कहां? n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर। जैसे आप लोग अभी परिभाषा देखोगे, आज का क्लास धीरे धीरे चलेगा, है ना, बढ़िया मजेदार चलेगा। आप लोगों को समय देना होगा क्योंकि पहला क्लास है, पूरा हम रूपरेखा चर्चा करेंगे बच्चों। तो ऐसे तत्व जिनके वास्तविक रूप या समान रूप में पाए जाने वाले आक्सीकरण अवस्थाओं में उपांतिम कोष जो आंशिक पूर्ण उपकोष होते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, है ना, डी पूर्ण n-1d उपकोष, n-1d उपकोष, है ना, आंशिक पूर्ण होते हैं, मतलब आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। आंशिक का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करता है, लेकिन भाई साहब आंशिक रूप से भरा हो, पूरा ना भरा हो। जैसे हम जब आगे बात करेंगे जिंक को बोलेंगे, जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। क्यों? संक्रमण तत्व ना मानने के पीछे कारण है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं बच्चों तो 3D10 होता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ अब ये आंशिक रूप से नहीं भरा है बल्कि पूर्ण रूप से भरा है
और जो पूर्ण रूप से भरा होगा उसे हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। संक्रमण का मतलब होता है किसी से क्रिया कर सके, किसी को जोड़ने का काम करे, किसी से बंध बना सके, वही तो संक्रमण होगा। लेकिन जब इसमें डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो फिर संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन आता है जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उसका N-1 डी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कक्षक की बात करते हैं वो पूरा भरा होता है, ठीक है। N-1 डी उपकोष ही बात करते हैं, ये पूर्ण रूप से यदि भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसे हम संक्रमण तत्व की दर्जा नहीं देते, ठीक है। समझ में आया कि भाई ऐसे तत्व जिनमें वास्तविक रूप या समान रूप में पाए जाने वाले आक्सीकरण अवस्था में, आक्सीकरण अवस्था में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो उसका उपांतिक कोष, उपांतिक कोष का मतलब देखो भाई फिर से समझना, बारीकी से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे लेकिन समय लगेगा। जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम की, उपांतिक कोष क्या है? अंतिम में से पहला अंदर, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक आपका 21 होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर आपका 3s2, अच्छा 2p में 6 हो जाएगा सर, 2p में 6 हो जाएगा, फिर 3s2, 3p में 6 हो जाएगा, अच्छा 3d में पहले नहीं भरेंगे, पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देखो कि इसमें टोटल कोष कितने हैं। पहला कोष हुआ, ठीक है, ये नाभिक है, पहले कोष के बाद ये दूसरा कोष हुआ बच्चा, ये तीसरा कोष हुआ, इसके बाद ये चौथा कोष हुआ, टोटल 4 ही कोष हैं। देखो ना, उपांतिक कोष मतलब ये अंतिम कोष है, उसके पहले जो कोष है ये अपना जैसे मान लीजिए ये nवां कोष है तो ये अंदर वाला N-1वां कोष हो जाएगा, तो अंतिम वाले में से अंदर तो हो जाएगा उपांतिक कोष। आंशिक रूप से मतलब N-1 डी आंशिक रूप से भरा हो, जैसे केवल और केवल यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम संक्रमण तत्व की दर्जा देंगे कि यह संक्रमण तत्व है। स्कैंडियम यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो N-1 डी की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें डी में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं। यदि 10 पूरे इलेक्ट्रॉन होते संक्रमण तत्व की दर्जा हम नहीं देते, लेकिन ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरा इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया ना कि संक्रमण तत्व भाई आक्सीकरण अवस्था में उपांतिक कोष जो है ना, उसका N-1 डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो, इसका मतलब आंशिक पूर्ण उपकोष हो, आंशिक रूप से पूर्ण हो मतलब पूरा ना भरा हो, आंशिक हटा दो तो पूरा भर जाएगा, पूर्ण रूप से भरा होगा। तो संक्रमण तत्व की चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो, इस संक्रमण श्रेणी को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका 3D श्रेणी, ठीक है, दूसरा आपका बच्चों 4D, फिर तीसरा आपका 4D के बाद 5D, फिर चौथा आपका 6D। ये 4 श्रेणी है। इन श्रेणियों को हमने 3D, 4D, 5D, 6D क्यों कहा है बच्चों? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करेगा, 3D उपकोष में, वो 3D श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। आगे बढ़ोगे तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा, वो 4D कहलाएगा, 4D संक्रमण श्रेणी कहलाएगा। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करेगा, 5D उपकोष में, तो वो आपका 5D संक्रमण श्रेणी कहलाएगा, यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। फिर आपका जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करेगा उसे 6D संक्रमण श्रेणी यानी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब इनको हम नाम उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के आधार पर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन देखते हैं यदि 3D में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का है, यदि वो 4D में प्रवेश कर रहा है तो मतलब वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का है, यदि वो 5D में प्रवेश कर रहा है तो तृतीय संक्रमण श्रेणी का है, यदि वो 6D में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का है। ठीक, क्लियर? मैं आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यहां पर देखिए बच्चों,
यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, यहां पर हमने चारों संक्रमण श्रेणी को ले रखा है। जैसे अपना ये पहला श्रेणी है, ठीक है, और ये दूसरा श्रेणी है, ये तीसरा श्रेणी है, और ये आपका चौथा श्रेणी है। ये जो पहला श्रेणी है इसको हम बोलते हैं 3D, इसको बोलते हैं हम 4D, इसको बोलते हैं हम 5D, इसको बोलते हैं हम 6D, ठीक है। तो ये आपके संक्रमण श्रेणी 4 भागों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करेगा, वो 3D, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में, तो 4D संक्रमण श्रेणी। ऐसे ही 5D और 6D कहलाता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए कि संक्रमण श्रेणी को कहां पर रखा गया है, तो S और P के बीच में रखा गया। ये सबको पता है भाई कि S ब्लॉक है ये आपका और P ब्लॉक है, इनके बीच में रखा गया है। कहां से कहां तक रखा गया है, तो जब हम वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ग कौन सा बच्चों, ये तीसरा वर्ग है। और कहां तक है, ये 12वां वर्ग है। तो ये 3 से 12 तक के वर्गों के बीच में रखा गया है। आवर्त में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे आवर्त से छठे, 5वां, 6वां, 7वां, 7वें आवर्त तक। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप सबको पता है कि 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, तो ये चौथे आवर्त से 7वें आवर्त में ही डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये स्थित दशा आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है कहां। क्लियर। तो 3D श्रेणी को मैं आपसे यदि बोल दूं तो 3D श्रेणी कौन सा बच्चों, 21 से लेकर के 30 तक। क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है बाबू कि 3D श्रेणी को कहां से कहां तक रखा गया, मतलब 3D श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं। तो 3D श्रेणी के तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप लोगों को भी याद रहना चाहिए, चाहे आप ट्रिक से याद करो, चाहे अपने लॉजिक से याद करो, चाहे डायरेक्ट नाम याद कर लो। वैसे कोई भी बच्चा होगा यार 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम, संकेत, ये 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो ये जो 3D श्रेणी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये हर बच्चे से याद होता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो आप लोगों को भी आज होमवर्क में दे रहा हूं कि आप चाहे 3D की बात करो, 4D की बात करो, 5D की बात करो, 6D की बात करो, आज टास्क बना लो क्या कि सर आज हम 3D याद करेंगे, सर कल हम 4D याद कर लेंगे, फिर 5D याद कर लेंगे, फिर 6D याद कर लेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि जो 3D श्रेणी है कहां से कहां तक है, इसमें स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आपका स्कैंडियम है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर स्कैंडियम नजर आ रहा होगा, ये आपका स्कैंडियम है। स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक, ये आपका 3D संक्रमण श्रेणी है, ठीक है। यदि मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे कहूं तो आप लोग इसका लिखोगे n-1, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और प्यारे बच्चों यदि मैं बात करता हूं NS की बात करता हूं तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसके, संक्रमण तत्व का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। देखो जो बच्चे क्रम से नहीं पढ़ते, जो पूरा बेसिक नहीं पढ़ते, जो क्लास नहीं देखते, उनको ऑब्जेक्टिव फिर नहीं बनता। बाद में गालियां भी मिलती है टीचर को कि सर ऑब्जेक्टिव फंसा ही नहीं, सर ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं। कैसे बनेगा बाबू जब आप लोग मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करोगे तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं, हर चीज पॉसिबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जब हम बच्चों बात करते हैं 4D संक्रमण श्रेणी तो यूट्रियम से लेकर यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये कैडमियम आपका 48, ये आपका है ना 4D संक्रमण श्रेणी के तत्व। फिर बच्चों लेंथेनम के बाद 14 तत्वों को हम जानते हैं कि F ब्लॉक के तत्वों में रखा गया है, F ब्लॉक के तत्वों में रखा गया है। तो जिसको हम लेंथेनाइड समूह कहते हैं वो अलग श्रेणी आ जाता है, क्योंकि 57 लेंथेनम है, ये डी ब्लॉक का तत्व। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को हम F ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि भाई 57 के बाद सीधा 72, मतलब 58 से 71 तक का जो एलिमेंट्स है वो लेंथेनाइड समूह, लेंथेनाइड श्रेणी कहलाता है, जो कि 4F में जाएगा बच्चा, वो 4F में। और फिर एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व वो आपके 5F में जाने वाले। तो 4F और 5F, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। F ब्लॉक के तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक लेंथेनाइड समूह और एक एक्टिनाइड समूह।
तो ये लैंथेनाइट श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी आगे पढ़ोगी इसी चैप्टर में। लैंथेनम, फिर हाइफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, यानी सोना, है ना, फिर पारा हो गया। यहां पर एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, है ना, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, मेटर्बियम, डबनियम, रॉन्जीनियम, और वही लगता है डबनियम ये है बच्चों, और ड्रमस्टेडियम ये है, ठीक है, और ये अपना रॉन्जीनियम, कॉपरनिशियम, ठीक है। फिर देखो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ये डबनियम है, डीबी है ना, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, मेटर्बियम, फिर आपका डमस्टेडियम, फिर आपका रॉन्जीनियम, कॉपरनिशियम। थोड़ा एग्जाम इनका जो उच्चारण है ना, हो सकता है आप कुछ दूसरे लैंग्वेज में करें, हो सकता है थोड़ा सा हमारा उच्चारण अलग हो, तो इससे आप लोग परेशान नहीं होना। ओके बाबू, तो ये अपना हो गया संगमण श्रेणियों का वर्गीकरण, जो आपको बहुत जरूरी है ना। आप लोगों को भाई यहां पर मैंने सभी तत्वों को 3D संक्रमण श्रेणी की बात करें, मैंने 3D संक्रमण श्रेणी में आपका 21 से लेकर के 30 तक है। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि 3D संक्रमण श्रेणी आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो 3D संक्रमण श्रेणी है इसमें एक स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक तक के तत्वों को रखा गया है, जिनके तत्व निम्नलिखित है। फिर ये आपको क्रम लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है ना कि संक्रमण श्रेणी को समझाइए, तो कितने संक्रमण श्रेणी, तो चारों, इसलिए तो मैं कहता हूं तत्वों को याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 4D में, तो फिर आपको लिखोगे भैया कि यूट्रियम 39 से लेकर के 48 तक के तत्वों को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। बस इतना तो याद कर लोगे, काफी है। फिर बच्चों 5D और 6D में, 5D में लिखोगे कि लैंथेनम के बाद हाफनियम से, है ना, पारा तक 80 तक के तत्वों को, है ना, किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, 5D श्रेणी के अंतर्गत। 6D में लिखोगे एक्टिनियम के बाद 104 से रदरफोर्डियम से कॉपरनिशियम तक के तत्वों को रखा जाता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को हर एक में लिखना है, एक एक लाइन, कि इन मतलब जैसे 3D संक्रमण श्रेणी है, इस श्रेणी के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे 4 भाग है बच्चों, 4 भाग हमने यहाँ पे आपको समझाया। तो पहले भाग में आप क्या लिखोगे, पहले भाग में क्या लिखोगे कि जो 3D संक्रमण श्रेणी है, कहां गए रे बाबू, ये है जो 3D संक्रमण श्रेणी है, इस श्रेणी या प्रथम जो संक्रमण समूह है, इस समूह के जितने भी तत्व हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं, है ना। इसमें 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को रखा गया है। फिर नीचे आप तत्वों के नाम, उनका परमाणु क्रमांक लिख दोगे। फिर प्यारे बच्चों जब 4D संक्रमण श्रेणी लिखोगे, नोट करोगे ना, तो आप लोग क्या लिखोगे कि इस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है और यहां से यहां तक तत्व है, ठीक है। ऐसे 5D में भी लिखोगे, 6D में लिखोगे। तो ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे भाई लिखना है, नोट्स तो तैयार करना है। जो बच्चे नोट्स नहीं ले पाते हैं तो ये क्लास से भी नोट्स तैयार करते हैं। तो आप लोग नोट्स देखो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं भाई थ्योरी ज्यादा रहता है, तो समझाऊंगा, बाकी नोट कर लेना मेरे नोट्स से। नोट से मात्र 100 रुपए लगता है यार, हर बच्चा दे सकता है, एक छोटा सा अमाउंट लगता है। आप लोगों को आज सोशल मीडिया पे इतनी फर्जी नोट्स से चल रही है भैया, गलत सलत कुछ भी AI से बना करके दे रहे हैं और बच्चे उसको खरीद रहे हैं, फिर मुझे शेयर कर रहे हैं, सर ये नोट सही है। नोट सबका सही, लेकिन जिसको जो आप पढ़ रहे हो उसकी भाषा अलग होती है। कुछ ना कुछ AI से देखो, कंप्यूटर से आप जनरेट करा नोट्स लोगे, कुछ ना कुछ कमियां भी रहती है, कुछ गलतियां भी पाई जाती है। इसलिए आप लोग उसी का नोट्स लें जिससे आप पढ़ते हो। जिससे आप नहीं पढ़ते हो, जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा, उससे नोट्स भी ले लोगे तो कोई फायदा नहीं। मुझसे कोई बच्चा कहता है सर मुझे आपका नोट्स लेना, मैं पढ़ाई नहीं करता हूं आपसे, तो मैं कहता हूं भैया कि जब समझोगी नहीं, क्लास में समझ में नहीं आया तो क्या करोगे नोट्स लेकर। वही बच्चा नोट्स ले जो प्रॉपर समझे, हमारी क्लास को समझ सके, हमारी भाषा को समझ सके, उसी को तो मजा आएगा नोट्स पढ़ने में। तो ये आप लोग लिख लेना बच्चों। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आया करता है कि संक्रमण तत्वों की विशेषताओं के बारे में। देखो आज हम पूरा बेसिक ही चर्चा कर रहे हैं, संक्रमण श्रेणी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको याद भी हो जाए। देखो भाई, ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले धातु होते हैं, केवल मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि भाई जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, ये तो बिल्कुल बात सत्य है। यदि धातु है वो ठोस होता है, लेकिन उसमें एकमात्र डी ब्लॉक के तत्वों में एकमात्र अपवाद है मरकरी, पारा। जैसे अधातु में ब्रोमीन आपका द्रव होता है, अधातुओं में ब्रोमीन द्रव होता है, वैसे धातु में मरकरी द्रव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अन्य धातुओं के अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। जैसे एस ब्लॉक के तत्व और आपके जो एलिमेंट्स है उसमें क्षार धातु, क्षारीय मृद धातु, उससे थोड़ा सा कम क्रियाशील होते हैं। ये रंगीन आयन देते हैं। रंगीन आयन के बारे में जब इसका हम भौतिक गुण आपको पढ़ाएंगे,
बेहतरीन समझाएंगे बच्चों। अब यहां पर समझो रंगीन आयन कैसे बनाते हैं, क्योंकि जैसे प्रकाश किरणों को जैसे इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है, एक निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो कुछ प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ को बाहर फेंक देते हैं। ये पूरी प्रोसेस आपको है ना तब समझाएंगे जब भौतिक गुण में चलेगा। परिवर्ती संयोजकता आपदा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अणुचुंबकीय गुण दर्शाने की प्रवृत्ति क्या है? किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बात करा अभी स्कैंडियम की। स्कैंडियम में आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 था और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इसका हम बच्चों हुंड के आधार पर हम इसको इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरते हैं तो डी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, एस में तो 2 पूरे के पूरे हैं। अब ये अकेला है बेचारा, किसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा कि बोला भैया तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तो इसमें आकर्षण करने की क्षमता होगी, इसलिए अणुचुंबकीय होता है। ऐसे ही रंगीन आयन बनाने के पीछे क्या होगा? डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण क्या होगा आगे चलकर हम बात करेंगे। डीडी संक्रमण देखो बच्चों, इस डीडी संक्रमण का मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा 3D में इलेक्ट्रॉन है, इसके कक्षक 3D उपकोष है, इसमें 5 कक्षक है और उनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, वो डीडी संक्रमण कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में, मतलब एक जगह से कूदकर दूसरे जगह जंप करके जाता है, तो फिर आपका डीडी संक्रमण होता है। और उसी डीडी संक्रमण के कारण ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाएंगे, है ना, अणुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मतलब रंगीन आयन दर्शाएंगे। ठीक है, ये अधिकांश जटिल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, यहां पर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। जब रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे आपके पास खूब सारे कमरे हैं तो आप ज्यादा लोगों को किराया दे सकते हो, क्या ज्यादा लोगों को ठहरने का स्थान मिल सकता है। ऐसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें कक्षकों की संख्या ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें 4-4 कक्षक खाली, जैसे स्कैंडियम में देखो 4 कक्षक खाली है और 4 कक्षक खाली है, 8 इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो सकते हैं। इसलिए जटिल यौगिक बनाने में माहिर है, जटिल यौगिक बनाने में क्या है बच्चा, माहिर है। ठीक है, जैसे हम 3D की बात करते हैं, 3D समूह में स्कैंडियम जो है इसमें 4 कक्षक खाली हैं। ये 4 कक्षक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आकर के इनके घर में जमा हो जाए तो ये बिल्कुल रख सकता है। इसलिए जटिल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म कारण संकुल यौगिक बनाने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि ये बेचारे ना बताए ना कि इनके पास कक्षक खाली है, घर में कमरे बहुत ज्यादा हैं, और जब घर में कमरे हैं तो किसी को भी अपने आकर के बैठा लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा कि भाई डी कक्षकों में यहां पर देखो 4 कक्षक खाली है तो 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो जाएंगे और बढ़िया सा यौगिक बनाने की क्षमता है, इसलिए जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर बच्चों, है ना। तो आज का हमारा टास्क, आज कुछ बेसिक चीजें थी, और मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं एक का बता देता हूं, जैसे मैं आपको 3D श्रेणी का बता देता हूं। 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे आना चाहिए, दूसरे का आए चाहे न आए, दूसरे का आए चाहे न आए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कैंडियम में परमाणु क्रमांक 21 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 होगी। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यदि मैं आपसे कह दूं कि प्यारे बच्चों स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है तो टाइटेनियम में 22 होंगे, वेनेडियम में 23 है ना, क्रोमियम में 24, जिंक में ऐसे ही 30 होंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो आप लोग यहां पर पहले परमाणु क्रमांक तत्वों के नाम लिख लो। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल कहां पे, एक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम रह गया, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। चिंता ना करो भाई, तू नीचे चल बाबू, ठीक है, यहां पर अपना आयरन हो जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, ठीक है सर। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखो बाबू, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा सबका निकल जाएगा, एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा सबका निकल जाएगा। पहले आप समझो,
हालांकि मैंने अभी आपको स्कैंडियम का बताया, स्कैंडियम का होता है 21। जैसे अपना परमाणु क्रमांक कितना 21, इसका हो गया 22, इसका हो गया 23, इसका हो गया आपका 24, इसका हो गया 25, इसका हो गया आपका 26, इसका हो गया आपका 27, इसका परमाणु क्रमांक 28, इसका 29, इसका 30। स्कैंडियम का 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे को यहां से यहां तक मैं बात करूं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 12, 6, 18। 18 किसका है बच्चों? 18 है, किसका है? तो आर्गन का है। किसका है? आर्गन का। किसका है? आर्गन का। मतलब इसको मैं यहां पे 18 तक को आर्गन लिख दूं, हां सर, और यहां पर 3d में एक इलेक्ट्रॉन भर दूं और 3d में और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूंगा भाई? आर्गन लिख दिया मतलब 18 तक को लिख दिया, फिर ये हो जाएगा 3d1 और 4s2। पूरा लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है जरूरत। मतलब यहां पर एक सिंपल वे में हम लिख देते हैं स्कैंडियम का, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये पता चला कि सभी में आर्गन तक का तो 18 होगा, आर्गन तक का तो 18 होगा, आर्गन तक का तो 18 होगा, ये तो सबको पता है। बस भरना किस में है? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यही चीज है सब में, यही चीज है सब में, ठीक है। यही सब में आएगा बाबूजी। इलेक्ट्रॉन बस भरने का तरीका होना चाहिए भाई, ठीक है। यही सब में आएगा, यही सब में आने वाला है, ठीक। चलो चलो भाई साहब देखना, अब जैसे मैंने कहा 21 में एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर इसमें भी 2 हो जाएंगे, एक था 2 हो गया। एस में तो 2 ही भरेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, फिर बच्चों एस में 2 ही भरेगा तो इसमें 4 हो जाएगा। लेकिन यही अपवाद है, क्रोमियम में 4 ना होकर के 5 हो जाता है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं, देखना थोड़ा समझ दीजिए, डी की बात करता हूं तो डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चा? 1, 2, 3, 4, 5। या तो ये अर्धपूर्ण हो, एक एक भरा हो, या तो ये अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो, अधिक स्थायी होता है। इसी कारण से बच्चों यहां पर क्या होता है कि अपवाद हो जाता है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन भरता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि ये आकर्षित कर लेता है, अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। इसके पीछे कारण है कि 3d और 4s में ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन भटक जाता है। 3d खींचता है तो 4s में न जाकर के 3d में ही चला जाता है। बाकी आगे तो मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें अपवाद था। फिर बच्चों ये 6 है तो यहां पर 6 हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर 9 होना चाहिए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन वही कंडीशन है, अधिक स्थायित्व के लिए यहां 1 रह जाता है, यहां पर 10 आ जाता है, यहां पे 10 ही रहेगा, यहां पे 2 रहेगा। तो ये आपके 2 अपवाद रहते हैं। यहां पे अपवाद का मतलब ये है कि इसका क्या होना चाहिए, मैं यहां पे बताता हूं बच्चों। ये होना चाहिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4, और 4s में 2। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 3d से अधिक स्थायी 3d 5 है, 3d 4 से अधिक स्थायी 3d 5 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है s का एक 3d में चला जाता है। ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉपर की बात करूं तो 3d 9 होना चाहिए और 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये प्यारे बच्चों गलत है। इसलिए ऐसा है ना, आप लोग भर सकते हो और यही सही है। 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना ऐसा भरा जाता है। क्यों? मतलब 3d 5 ना हो, 3d 4 ना होकर 3d 5 भरते हैं, 3d 9 ना होकर 3d 10 भरा जाता है। तो इसका एक ही कारण है कि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा कक्षक अधिक स्थायी होता है, और इसी अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए है ना इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाता है। यानी भाई, और इसका एक मेन फैक्ट है, यदि कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन क्यों कूद कर चला जाता है, ऊर्जा लगभग समान होती है। 4s की बात करें 3d, ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इनमें ऊर्जा जो है अंतर कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में आसानी से चला जाता है और अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही अपनी ओर खींचता है। तो आज का
क्लास कुछ मजा आया ना बाबूजी? आप लोगों को सीखना है। फिर से मैं एक बार कहता हूं कि ये जो आपको 4 श्रेणी है 3D 4D 5D 6D, इसे आप लोग आज होमवर्क समझ करके 3D याद कर लेना, अगले दिन 4D, अगले दिन 5D 6D, तो 4 दिन में 4 आप लोग श्रेणी याद कर लोगे, फिर आपको एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स याद करा देंगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क देता हूं, कहीं से भी ट्रिक जुगाड़ करो। यदि आप लोगों को दिक्कत है तो बताना, हम ट्रिक आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना? तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। ओके, बाकी बच्चों नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरी पोर्शन है और थ्योरी आपको नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है नोट्स के लिए। प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं और ऑब्जेक्टिव भी देते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।